नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएमए गेस्ट पेपर के वीएससी अंडरस्टैंडिंग इंडिया के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में आता है, तो इस बार आने का पूरा 100% गारंटी है। तो इसे आप जरूर देख लें ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इसे अच्छे से समझ के लिख सकें। दोस्तों, आपको बता दें कि ये क्वेश्चन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, और यदि आप झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, बीबीएमक्यू, एसकेएमयू, एनपीयू, कोल्हान यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, तो ये सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन है। लेकिन कई यूनिवर्सिटी में इसे मेजर सब्जेक्ट में भी पूछ लिया जाता है, माइनर हिस्ट्री में, एमडीसी हिस्ट्री में। तो जहाँ जो यूनिवर्सिटी में जैसा सिलेबस है उस अनुसार से पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन कैसे है। चलिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग ओरली समझते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप एक सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर आपको एक भी नंबर काटे नहीं। दोस्तों, अगर हम 3000 साल पहले के भारत में पहुंच जाएं, मतलब कल्पना कीजिए कि हम लोग यदि 3000 साल पहले के भारत में पहुंच जाएं तो वहां का समाज कैसा होगा। आप कल्पना कीजिए, ना तो वहां बड़े बड़े महल होंगे, ना ही कोई विशाल साम्राज्य होगा, बल्कि लोग छोटे छोटे समूहों में रहते होंगे। आज से 3000 पहले तो इस तरह जिस तरह भी बिल्डिंग आपको दिखेगा कहीं, इस तरह विकसित रोड, नले, ये सब तो आज से 3000 साल पहले तो होगी नहीं। उस समय का समाज कैसा होगा। ना तो वहां बड़े बड़े महल होंगे, ना ही कोई विशाल साम्राज्य होगा, बल्कि लोग छोटे छोटे समूहों में रहते होंगे। राजा भी होते होंगे, लेकिन कोई ताज या महल नहीं होगा, बल्कि वह अपने समाज का मार्गदर्शन होगा। वह वही समय था जब सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना हुई थी, जिसमें हम उस समय के समाज को देखेंगे, उस समय के सामाजिक अवस्थाएं को देखेंगे, अर्थव्यवस्थाएं को देखेंगे, राजनीतिक अवस्थाओं को देखेंगे और धार्मिक अवस्थाओं को देखेंगे। दोस्तों, हम लोग आज से कितने 3000 साल पहले के भारत पे जा रहे हैं। उस समय का समाज कैसा था, उस समय का राजनीतिक अवस्थाएं कैसी थी, उस समय का आर्थिक अवस्थाएं कैसी थी और धार्मिक अवस्थाएं कैसी थी उस समय की, उसे हम लोग देखेंगे पहले ऑरली। इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप इसे एग्जाम में लिख सकते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ पर आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा, इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है उत्तर को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे आज से 3000 साल पहले ऋग्वैदिक भारत था, वहां का राजनीतिक अवस्थाएं कैसी थी, सामाजिक अवस्थाएं कैसी थी, धार्मिक अवस्थाएं कैसी थी, इन सारी चीजों को। चलिए इसे हम लोग 4 भागों में समझते हैं। पहला तो जो आपको क्वेश्चन में है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं को। दोस्तों, उस समय की राजनीतिक स्थिति बड़ा साम्राज्य नहीं था, मतलब राजनीतिक स्थिति इस समय कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। आज से ऋग्वैदिक कालीन का बात हम लोग कर रहे हैं। इस समय ऋग्वैदिक कालीन में हम लोग सबसे पहले किसका बात कर रहे हैं, राजनीतिक अवस्था का बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, बल्कि जन और जनपद नाम के छोटे छोटे कबीले में लोग रहते थे। किसमें, जन और जनपद। हो सकता है नोट्स में आपको कुछ और नाम मिल जाए, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे मीनिंग का एक ही, मतलब बहुत सारे वर्ड को ले देके एक ही मीनिंग होता है, तो अब ये समझ लीजिए दोस्तों। बल्कि जन और जनपद नाम के छोटे छोटे कबीले में लोग रहते थे। राजा का मुख्य काम सुरक्षा देना और न्याय करना था। उस समय राजनीतिक स्थिति क्या था, इस समय कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, बल्कि जन और जनपद नाम के छोटे छोटे कबीले में लोग रहते थे। राजा का मुख्य काम सुरक्षा देना और न्याय करना था, लेकिन राजा की शक्ति सीमित थी, क्योंकि उसे सभा और समिति से सलाह लेनी पड़ती थी। इसके बाद सामाजिक स्थिति, उस समय का सामाजिक स्थिति कैसा था दोस्तों, इसे हम डिटेल में भी आपको बताएंगे किस तरह आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से लिखे हैं,
लेकिन बस यहाँ पर हम आपको एक समझा देना चाहते हैं ताकि आप जब ये नोट्स पढ़ें तो आपके दिमाग में डायरेक्ट बैठ जाए। हमने तो यहाँ सबसे पहले देख लिया राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था। उस समय का सामाजिक अवस्था कैसी थी? दोस्तों, समाज बहुत जटिल नहीं था। लोग आर्य और दास नामक दो वर्गों में बटे थे। स्त्रियों को शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार था और जाति प्रथा कठोर नहीं थी। इसके बाद आर्थिक, उस समय का आर्थिक अवस्था कैसी थी? लोग, अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन था। गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। व्यापार सीमित था और वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। और धार्मिक स्थिति क्या थी? लोग प्रकृति की पूजा करते थे। लोग प्रकृति की पूजा करते थे और इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम जैसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और हवन किए जाते थे। उस समय क्या होता था दोस्तों? धार्मिक स्थिति कैसा था उस समय का? लोग प्राकृतिक की पूजा करते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम जैसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और हवन किए जाते थे। ब्राह्मणों की भूमिका धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों, यह था ऋग्वैदिक कालीन भारत का एक संक्षिप्त परिचय। अब चलिए देखते हैं कि इस विषय को आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ये 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो 15 मार्क्स के अनुसार आप आंसर को किस तरह लिखिएगा, इसे देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक अवस्था कि ऋग्वैदिक कालीन में राजनीतिक अवस्था कैसी थी। दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन भारत में राजनीतिक अवस्था, व्यवस्था है दोस्तों, सॉरी, व्यवस्था। ऋग्वैदिक कालीन भारत में राजनीतिक व्यवस्था अपेक्षाकृत सरल और जनजातीय थी। उसमें कैसा था राजनीतिक व्यवस्था? अपेक्षाकृत सरल और जनजातीय थी। इस समय मुख्य रूप से विभिन्न जनपदों और जनजातियों के संघ होते थे। इस समय मुख्य रूप से क्या, मुख्य रूप से विभिन्न जनपदों और जनजातियों के संघ होते थे, जिन्हें जन या विस कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? जन या विस। बहुत सारे बुक में अलग अलग वर्ड देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई सा भी लिख सकते हैं, अपने वर्डों में भी लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप यही सारे वर्ड लिखें, यही लैंग्वेज लिखें, बस आप समझ के अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक जन में एक प्रमुख या नेता होता था। दोस्तों, प्रत्येक जन में एक प्रमुख नेता होता था जिसे राजा कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। ये राजा अपनी जनजाति और समुदाय का नेतृत्व करते थे। ये राजा क्या करते थे? जो अपने जनजाति और या फिर अपने समुदाय हैं, उन्हें नेतृत्व करते थे, मतलब एक लीडर की तरह ट्रीट करते थे। और सामान्यतः वे युद्धों में शामिल होते थे, और यदि कोई युद्ध है तो उसमें वे शामिल होते थे। ऋग्वेद में राजा का प्रमुख कार्य सुरक्षा और न्याय व्यवस्था बनाए रखना था। दोस्तों, ऋग्वेद में राजा का मुख्य कार्य क्या था? ऋग्वेद में राजा का मुख्य कार्य सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को बनाए रखना था। ऋग्वेद में राजाओं का मुख्य कार्य क्या क्या था? सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को अच्छे तरीके से बनाए रखना ऋग्वेद में राजाओं का मुख्य कार्य था। राजा को देवताओं को प्रतिनिधि माना जाता था। दोस्तों, राजाओं को उसमें देवताओं को क्या माना जाता था? प्रतिनिधि माना जाता था। राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था और उनका कार्य ऋतु के अनुसार होता था। ऋतु मतलब धर्म के अनुसार होता था। और देख सकते हैं यहाँ पर, फिर इसे आपको समझना बहुत ही जरूरी, क्योंकि आप जितना समझिएगा उतना एग्जाम में आप लिख पाइएगा। रट तो आप पाइएगा नहीं, मतलब रट सकिएगा किसी ने, लेकिन आप कितना रटिएगा? बहुत सारे आपको याद करने और समझने होते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए समझने का, ताकि आप कुछ भी जानते हैं तो उसे आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। देखिए दोस्तों, प्रत्येक जन में एक प्रमुख या नेता होता था जिसे राजा कहा जाता था। ये राजा अपनी जनजाति या समुदाय का नेतृत्व करते थे और वे युद्धों में शामिल होते थे। ऋग्वेद में राजा का प्रमुख कार्य सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को बनाए रखना था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था और उनका कार्य ऋतु के अनुसार होता था। और दोस्तों, राजाओं को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था और उनका कार्य धर्म के अनुसार होता था। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर ऋतु भी लिखा गया है, ऋतु को हम लोग धर्म में बोलते हैं। ये वो ऋतु नहीं है, मौसम वाला ऋतु नहीं है दोस्तों, ये धर्म वाला ऋतु है। तो आपको ये नहीं बोलिएगा कि सर आप क्या क्या बोल रहे हैं। सो राज
राजाओं को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था और उनका कार्य ऋतु के अनुसार होता था। यह समय समांती व्यवस्थाओं से पहले का था और प्रत्येक जनपद में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं प्रचलित थी। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था कैसी थी ऋग्वैदिक कालीन में। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में समाज में कोई कठोर जातिवाद व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में कोई भी कठोर जातिवाद व्यवस्था नहीं थी, लेकिन विभिन्न वर्गों और समूहों की पहचान होती थी। लेकिन उस टाइम भी भले कठोर जातिवाद व्यवस्था नहीं थी, लेकिन विभिन्न वर्गों और समूहों की पहचान होती थी। समाज में प्रमुख रूप से आर्य और दास के वर्ग रहते थे। समाज में प्रमुख रूप से दो वर्ग रहते थे, पहला है आर्य और दूसरा है दास। दास के वर्ग रहते थे। आर्य समाज में कुलीन वर्ग होते थे। आर्य समाज में क्या होते थे? कुलीन वर्ग होते थे और उनकी प्रमुखता धार्मिक अनुष्ठानों में होती थी। और उनकी जो प्रमुखता थी कहाँ होती थी? धार्मिक अनुष्ठानों में होती थी। और वहीं दास या दासीय वर्ग वे लोग थे जो युद्धों में पराजित जनजातियों से होते थे, से आते थे। देख सकते हैं, या आते थे या फिर होते थे। समाज में कुछ विशिष्ट वर्ग भी थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यह वर्गीकरण धीरे धीरे बाद के समय में उभरा। दोस्तों, उस टाइम तो यहाँ पर दो वर्गों का जिक्र हो रहा है। देखिए, पहला तो आपका था दास वर्ग और दूसरा आर्य और दास वर्ग। लेकिन उस समय भी समाज में विशिष्ट वर्ग के लोग रहते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन यह वर्गीकरण धीरे धीरे बाद के समय में उभरा। लेकिन ये धीरे धीरे बाद के समय में उभरते गया। आइए बात करते हैं धार्मिक अवस्था के बारे में कि उस टाइम की धार्मिक अवस्था कैसी थी। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था लोगों की चलती थी वो मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन से चलती थी। लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। लोग मुख्य रूप से गाय, भेड़, बकरी और घोड़े पालते थे। लोग वहां ऋग्वैदिक दोस्तों, एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो यदि वन वर्ड क्वेश्चन में आपका आंसर आता है कोई चीज कि ऋग्वैदिक काल में आर्थिक अवस्था के लिए लोग किस चीज पर निर्भर थे, तो कृषि और पशुपालन पे मुख्य रूप से वो क्या पालते थे, तो आप इसे लिख सकते हैं गाय, भेड़, बकरी और घोड़े पालते थे। तो इसे एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने आंसर में यहाँ वहां का बात नहीं किया है। जो आपका सटीक आंसर हो सकता है और जो कम से कम हो सकता है, हमने उसे लिखने का ज्यादा कोशिश किया है। वे कृषि करते थे जिसमें गेहूं, जौ, धान और अन्य अनाजों का उत्पादन होता था। दोस्तों, वे कृषि में किस किस चीज का खेती करते थे? करते तो बहुत थे, लेकिन मुख्यतः गेहूं, जौ, धान और अन्य अनाजों का उत्पादन होता था। व्यापार भी होता था, लेकिन वह सीमित था। दोस्तों, कृषि पशुपालन, कृषि में तो गेहूं, जौ, धान और पशुपालन में मुख्य रूप से वे गाय, भेड़, बकरी और घोड़े। लेकिन दोस्तों, वे व्यापार भी करते थे, लेकिन वह सीमित थी। देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा गया है, व्यापार भी होता था लेकिन वह सीमित और स्थानीय स्तर पर था। मतलब हर जगह नहीं होता था। यद्यपि व्यापार में सोने, चांदी, तांबे और अन्य धातुओं का उपयोग होता था। और व्यापार भी होता था तो उसमें किस चीज का उपयोग होता था? उसमें सोने, चांदी, तांबे और अन्य धातुओं का उपयोग होता था। लेकिन मुद्रा का प्रचलन प्रारंभिक अवस्था में नहीं था। लेकिन उस टाइम जो मुद्रा का जो पहचान था वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं था। मतलब शुरुआती दौर में उसका पहचान नहीं था। आइए अब देखते हैं हम लोग धार्मिक अवस्था को। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में धर्म का प्रमुख आधार वेद थे। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में धर्म के जो प्रमुख आधार थे वे वेद थे।
लोग वेदों में वर्णित देवताओं की पूजा करते थे। लोग वेदों में वर्णित देवताओं की पूजा करते थे, जैसे इंद्र भगवान, अग्नि जी, वरुण, यम, सूर्य आदि। ऋग्वेद में देवताओं की पूजा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हर एक लाइन को सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड लिखा गया है, ताकि यहाँ वहाँ का बात ना लिख के जो आपके काम की चीज है वही चीज को लिखा जाए, ताकि आप कम भी लिखें और सटीक लिखें तो आपका एक भी मार्क्स कटे नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऋग्वेद में देवताओं की पूजा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। ऋग्वेद में देवताओं की पूजा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी और इन देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों के रूप में पूजा जाता था। और इन देवताओं को, इंद्र भगवान को, अग्नि भगवान को, वरुण भगवान, यम, सूर्य आदि को, इन देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों के रूप में पूजा जाता था। यज्ञ और हवन जैसी धार्मिक क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। क्या क्या महत्वपूर्ण थी दोस्तों? यज्ञ और हवन जैसी धार्मिक क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण थी और समाज के विभिन्न वर्गों को धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना होता था। तो दोस्तों ये था आपका ऋग्वैदिक कालीन, जिसमें हम लोग देखें सामाजिक अवस्था, धार्मिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, इन सारी चीजों को। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल भारतीय समाज और संस्कृति की नींव रखने वाला समय था। आप इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन में इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एमडीसी पेपर के साथ साथ आप सेक पेपर में जो भी सब्जेक्ट लिए हैं उस सब्जेक्ट का आप फोल्डर में जाइएगा तो उस सब्जेक्ट का आपको डीएमए गेस्ट पेपर मिल जाएगा। और आपको दोस्तों बताते चलें कि यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने सीनियरों से पूछ सकते हैं। हमारे गेस्ट पेपर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। सारे क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर से आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन को डिटेल्ड में एनालिसिस करके दिए होते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो अभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन में आपको इसका ये वीएससी पेपर था आपका, तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आपका जितने भी अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे एमडीसी पेपर, सेक पेपर, माइनर पेपर, मेजर पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि धनबाद मैथ्स एकेडमी में सिर्फ मैथ्स का क्लासेस होती है, लेकिन नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर आपके सभी मेजर सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर तैयार करवाते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। और स्टूडेंट यदि अपने एग्जाम टाइम भी उसे पढ़े कम से कम, तो वे अच्छे अंक से पास हो सके। क्योंकि दोस्तों आप पास होने के लिए कम से कम नहीं पढ़िए, आप अच्छे मार्क्स के लिए पढ़िए और हमारे गेस्ट पेपर को जरूर डाउनलोड करके पढ़ें, ताकि आपके एग्जाम में फेल और प्रमोटेड जैसी समस्या नहीं देखने के लिए मिले। और यदि आप आगे के सेमेस्टर में आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो अभी इंस्टॉल कर सकते हैं धनबाद मैथ्स एकेडमी। यहाँ पर आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों क्लासेस करवाई जाती है। सभी सेमेस्टर का लाइव क्लासेस चलता है। क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको दिया जाता है, डीएमए गेस्ट पेपर जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है, इसी के साथ पीवाईक्यूज, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि हमारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीवाईक्यूज को सारे हमने मेंशन किया है और वे सारे संभावित प्रश्नों को भी मेंशन किया है, ताकि यदि यूनिवर्सिटी पीवाईक्यूज को रिपीट नहीं करे तो क्या क्वेश्चन दे सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को हमने मेंशन किया है। इसी के साथ आपको डाउट डिस्कशन ग्रुप दिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जब न्यू होते हैं तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर आपको मेंटोर मिलते हैं तो आपको गाइड करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, किस प्रकार का एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी में, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाता है। तो अभी इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी। और एक जरूरी बात दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी का अपडेट्स और स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है, जिससे वे बाकी स्टूडेंट से पीछे हो जाते हैं। तो आपको किसी से भी पीछे नहीं होना है। अभी आप धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल कीजिए, इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल, रिव्यू अपडेट्स और व्हाट्सएप चैनल पर को फॉलो करें। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग वीएससी अंडरस्टैंडिंग इंडिया के क्वेश्चन नंबर 3 में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।